हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, वास्तविक संख्या। तो आइए देखिए वास्तविक संख्या के बारे में कैसे कैसे हमको पढ़ना है। वास्तविक संख्या को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ही एक समूह होता है। तो पहले हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानना होगा, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं, फिर वास्तविक संख्या पे चलते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों का इसमें पढ़ना है हम लोगों को परिमेय संख्या। देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या किसे कहा जाता है और इसको समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या और उसके बाद तब हम लोग चलेंगे। इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। आइए देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, परिमेय संख्या का मुख्य रूप से 3 शर्तें होते हैं, 3 कंडीशन होते हैं। परिमेय संख्या क्या कहता है कि अगर हमारे तीनों नियमों का पालन अगर कोई संख्या कर रहा है तो फिर तब तो हम परिमेय संख्या कहलाएंगे, अन्यथा हम परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। तो आइए पहले तीनों शर्तों को देखते हैं कि तीनों शर्तों है क्या, तीनों शर्त जो है उसमें है क्या, और उसके बाद फिर पालन करवाएंगे। जो संख्या पालन करेगा वो परिमेय संख्या होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। सबसे पहला शर्त इसका क्या है? कहता है कि कोई भी संख्या क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए। अभी ये तीनों शर्त आप लोग देखिए, उसके बाद जब अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। दूसरा क्या कहता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो होगा नीचे ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कहता है कि P और Q दोनों जो अलग अलग हैं, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो आइए अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं भाई कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं बेसिक एग्जाम्पल 3/4। क्या देखा जाए 3/4 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? ठीक है, चेक करते हैं। परिमेय संख्या कहता क्या है कि हमारे जो तीनों कंडीशन, तीनों शर्तों का पालन करेगा उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जो नहीं करेगा उसे नहीं करेंगे। सबसे पहला, क्या ये P/Q के रूप में है यानी बटे के रूप में है? हाँ ठीक है, 3/4 है। 3/4 हम लिख सकते हैं इसको। इस संख्या को अगर पूरा देखा जाए तो 3/4 है, P/Q के रूप में है। P का मान 3 है और Q का मान 4 है। तो मतलब ये पहले कंडीशन का पालन कर रहा है, P/Q के रूप में है, मतलब बटे के रूप में है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे जो संख्या है ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो नीचे जो संख्या भाई 0 नहीं है, 4 है हमारा। प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं है। अगला दो कंडीशन का पालन कर रहा है। तीसरा कंडीशन कहता है कि P Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो P और Q को जब अलग अलग देखा जाएगा तो ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो हाँ भाई, 3 भी अपने आप में एक पूर्णांक है और 4 भी अपने आप में पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3/4 एक परिमेय संख्या है। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतरीन तरीके से आज परिमेय संख्या को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2। तो बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो P/Q के रूप में नहीं है, इसमें तो भाई P/Q के रूप में दिख नहीं रहा है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी संख्या के इंटू में 1 हिडन होता है, छिपा होता है, वैसे उसके नीचे डिवाइड के भी रूप में 1 हमेशा छिपा होता है। इसको हम अपने पास से लिख सकते हैं दिखने के लिए। तो अब ये बटे के रूप में हो गया, 2/1 हो गया, 2/1 हो गया, और ये P/Q के रूप में दिखने लगा। तो मतलब पहले कंडीशन का पालन कर रहा है। दूसरा Q मतलब नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 है, दूसरे भी कंडीशन का पालन कर रहा है। तीसरा कहता है कि P Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या है? पूर्णांक है। P भी ऊपर एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी नीचे एक पूर्णांक संख्या है। तीनों नियमों का पालन कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे 5/0। क्या 5/0 ये परिमेय संख्या है? पहले कंडीशन का तो पालन कर रहा है, P/Q के रूप में है। दूसरा कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q नीचे क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, रूट में 3। तो देखा जाए, हाँ इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। हाँ सर, जैसे सब में हिडन होता है इसमें भी छुपा होता है। पहले कंडीशन का पालन कर रहा है, यस। दूसरे कंडीशन का पालन कर रहा है, हाँ कर रहा है। तीसरे कंडीशन में P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन √3 जो है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और आगे आने वाले चैप्टर में अभी हम लोग इसको बाकायदे प्रूव भी करने वाले हैं कि √3 सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन आता है और हर साल बोर्ड में पूछता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम लोग सिद्ध भी करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। ऐसे तमाम संख्याएं जो आती हैं वो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। अच्छा, रूट की सारी संख्याएं ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे रूट में अगर 4 लिख दिया जाए तो इसको जब हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 हमको पता है ये परिमेय संख्या है।
ऐसे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जब हम बाहर करेंगे और वो पूर्ण संख्या के रूप में बाहर आ जाए तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब अगला हम लोग ध्यान देंगे, पहला हम लोग पढ़ लिए परिमेय संख्या क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके 3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि p बाई क्यू के रूप में लिखा होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q दोनों आपस में क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब अगला देखते हैं, अगला हम लोगों का आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जब हम लोग पढ़ लिए समझ लिए तो अगला आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। आइए अब इसको समझा जाए कि भाई इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जैसे अब कोई परिमेय संख्या का परिभाषा हमसे पूछेगा तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, q नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब यदि कोई हमसे पूछता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या की भी परिभाषा जैसे परिमेय संख्या का दिए देंगे कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके या p और q इंटीजर ना हो, पूर्णांक ना हो, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अपरिमेय संख्या को हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं रूट में 3। रूट में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे रूट में 5 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, p और q क्या हो, इंटीजर ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है पाई। पाई भी अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या है। अधिकतर लोग कहते हैं सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होता है और इस कंडीशन से तो ये p बाई क्यू के रूप में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपस में दोनों पूर्णांक भी हैं, तो ऐसे कंडीशन में तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग वैल्यू है। तो इसलिए ये भी जब आता है, अभी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे भी, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। सीधे सीधे कहा जाए तो ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, p और q क्या हो, पूर्णांक ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसके तमाम एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करते हैं दोनों संख्याएं आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने रियल नंबर वास्तविक संख्या पे। हम क्या कहेंगे कि ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना हो, या फिर कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जब आपस में समूह बना दिया जाता है सभी संख्याओं को मिलाकर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे मान लो एक कोई थैला है, यहाँ हम एक थैला बना देते हैं। जो थैला हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के लिए ले जाते हैं, यूज करते हैं, बना देते हैं इसको एक थैला। एक क्या है, थैला है। अब देखिएगा आपको आसानी से समझ में आने वाला है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब इस थैले में ये सारे परिमेय संख्या उठाकर आप डाल दीजिए और ये सारे अपरिमेय संख्या को उठा के डाल दीजिए और इस थैले को भर दीजिए। अब जो ये थैला है इसमें 2 प्रकार की संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं के मिलाने से जो ये थैला भरा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। यानी ये सारी संख्याएं भी वास्तविक संख्या होंगी और ये सारी संख्याएं भी वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या का कोई परिभाषा पूछेगा, डिफिनीशन पूछेगा, तो हम कैसे बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से, उसको मिलाने से जो संख्याएं बनती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसमें आपका आ जाएगा 3/4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, रूट में 7 भी आ सकता है, रूट में 3 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या जब दोनों आपस में मिला लिए जाते हैं तभी क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। उम्मीद करते हैं कि परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, अब हम लोगों का क्लास 10th की सारी टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं। अभी तो ये पीछे का हम लोग का थोड़ा सा बेसिक था, उसको हम लोग अभी तक रिवीजन किए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे पढ़ने के लिए गुणज, फिर पढ़ेंगे गुणनखंड, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज को अपने सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अब अगला देखते हैं गुणज। सबसे पहले हमको क्या देखना है, गुणज, कि किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसका इंग्लिश होता है मल्टीपल। आइए देखते हैं गुणज हम लोग किसे कहेंगे। किसी भी संख्या में जब क्रमागत किसी संख्या से लगातार गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, और जो संख्या हमको प्राप्त होती है वही उस संख्या का क्या कहलाती है, गुणज कहलाता है। अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमको 2 का गुणज प्राप्त करना है,
दो के गुणज कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले दो में हम किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, हमको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। फिर हम 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। फिर हम 2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, हमको 6 मिल जाएगा। ऐसे लगातार 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक ऐसे हम गुणा करते जाएं, और जो ये संख्याएं गुणा करने के बाद मिल रही हैं, ये सारी संख्याएं दो की क्या कहलाएंगी, गुणज कहलाएंगी, मल्टीपल्स कहलाएंगे। जैसे 2 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। ऐसे कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो मतलब किसी भी संख्या में जब किसी क्रमागत संख्या से लगातार गुणा किया जाए और जो उसका गुणनफल हमको प्राप्त होता है, वही उस संख्या का क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। और इसको थोड़ा और आसान शब्दों में कहा जाए तो क्या, उसी का पहाड़ा, उसी का टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं, 2 2 दूना 4 2 3 6, ये सब क्या है, उसी के क्या है, गुणज कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी यहाँ हम 4 का कहें तो आप लोगों को पता होगा 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आया गुणज किसे कहते हैं। गुणज, एक बात और ध्यान रखेंगे, गुणज कभी भी उस संख्या के बराबर या उस संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। 2 से 2 का गुणज 2 से कोई छोटा है क्या, ऐसे 4 का गुणज 4 से कोई छोटा है क्या, नहीं, उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। या फिर ऐसे कहें कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसका गुणज हो जाएगा, 2 का पढ़ेंगे उसका गुणज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि और सबका आप लोग गुणज निकाल ही लेंगे, जैसे 5 का, 6 का, 7 का, जिसका भी निकालना हो आप लोग निकाल लेंगे। गुणज आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगला आता है गुणनखंड। इसके बाद जो अगला आता है गुणनखंड, देखा जाए भाई फैक्टर, इसका इंग्लिश होता है फैक्टर। तो देखा जाए गुणनखंड किसे कहा जाता है, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होता है जिससे उस संख्या में भाग दिया जाए तो कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है आप लोगों को, फिर कह रहे हैं कि जब अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। हम चेक करते हैं क्या 25 का गुणनखंड 5 है या नहीं है। तो चेक करने के लिए अभी हम कहें कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे इसमें भाग दिया जाए तो इसमें कोई भी शेष ना बचे, पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए। तो चेक करते हैं भाई, यहाँ अंदर लिख देते हैं 25, यहाँ लिख देते हैं 5। 5 से कितनी बार में 25 कट जाएगा, 5 बार में, मतलब कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इस 5 का 5 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। ऐसे हम तुम लोगों से पूछें कि भाई 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले 8 का फैक्टर तो 1 होगा। 1 किसी भी संख्या का फैक्टर होता है क्योंकि 1 से सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, 2 भी होगा क्योंकि 2 से भी अगर इसमें भाग दिया जाए तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। 3 नहीं होगा। फिर ऐसे अगर देखा जाए इसका फैक्टर तो 4 भी इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, क्योंकि 4 से भी इसमें भाग दिया जाए तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा। अब ध्यान दीजिएगा 8 का फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वो एक निश्चित संख्या होता है, एक सीमित होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन एक निश्चित संख्या होगी। लेकिन किसी संख्या का गुणज जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, जब तक हम लोग गुणा करते जाएंगे तब तक वो संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। और एक बात, किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वो उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन गुणज जो होता है वो उसके बराबर या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको दे रहे हैं 16 और 32, 16 और 64, इन दोनों का फैक्टर निकाल के आप लोग चेक कीजिए कॉपी पे कि क्या क्या इसके गुणनखंड हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हमको गुणज और गुणनखंड समझ में आ गया। तो अगला टॉपिक हम लोगों का है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम को समझते हैं। अगला आता है इसमें हम लोगों का सबसे पहले एलसीएम। क्या आता है, एलसीएम। इसको आप लोगों ने पहले भी छोटे क्लासों में पढ़ चुका होगा, जिसको कहा जाता है लॉग। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे लिखा जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालने के मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं, 2 विधियां होती हैं। पहले विधि को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है। और दूसरे विधि को हम लोग कहते हैं, इसमें दोनों लिख लिया जाए फिर इत्मीनान से आराम से समझा जाएगा। दूसरा होता है भाग विधि। क्या होता है, भाग विधि। मतलब एलसीएम निकालने के किसी भी संख्या के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है क्या,
अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा मेथड होता है क्या, भाग विधि। अब हम कोई संख्या एक ले लेते हैं, मान लेते हैं एक संख्या 45 लिखा हुआ है और दूसरा संख्या लिखा हुआ है 15। इन दोनों संख्याओं का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एक बार हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे और एक बार इसी को हम निकाल लेंगे भाग विधि से। और ध्यान दीजिएगा दोनों विधियों से आंसर हमारा क्या आने वाला है, सेम आने वाला। आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कि इससे कभी कुछ और आ जाए इससे कुछ और आ जाए, नहीं, आंसर दोनों से सेम आने चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले मेथड से इसको हम निकालते हैं। पहला विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले विधि से इसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका 45 और 15 का, 45 और 15 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का पहले अलग अलग क्या किया जाए, फैक्टर निकाल लिया जाए, गुणनखंड निकाल लिया जाए। तो देखिए 45 का जब हम गुणनखंड निकाल लेंगे यहाँ 45 लिख देंगे और चेक करेंगे कि 45 किस सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले कट रहा है। तो हमको लग रहा है कि ये 3 से कटेगा, वो भी कितने बार में, 3 एक नम 3 और 3 पच्चे 15। फिर ये पुनः किससे कट जाएगा, 3 से कितनी बार में, 5 बार में, और फिर ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 1 बार में। अब ऐसे ही इसका हम लोग क्या करेंगे, 45 का भी अलग यहाँ फैक्टर निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस आगे चलेगा। फिर ये किससे कट जाएगा, 3 से कितनी बार, 5 बार में, और 5 से 1 बार में। अब ध्यान दीजिएगा जब इतना हम लोग कर लिए, दोनों संख्याओं को अलग अलग कर लिए, फैक्टर निकाल लिए, ध्यान दीजिएगा पहले मेथड से इसको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। भाग विधि से थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 45, 45 और इसके सामने इसके जितने भी फैक्टर हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे 3, 3, 5 है ना, तो इसके फैक्टर जितने भी हैं इसके सामने उसको हम लोग इंटू में लिख लेंगे। सेम यही काम हमको क्या करना है, इसमें भी करना है। यहाँ हमको लिख देना 15 और इसके सामने इसके जितने भी फैक्टर हैं उसको हमको लिख लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसमें ये देखते हैं कि दोनों संख्याओं के फैक्टर आपस में कॉमन कौन बन रहे हैं। जो कॉमन होते हैं उनको हम लोग एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं बनते हैं उनको भी एक बार लिख लिया जाता है। हमको पता है कि यहाँ एक 3 कॉमन बन रहा है और यहाँ से एक 5 भी कॉमन बन रहा है, एक 3 कॉमन बन रहा है और एक 5 का कॉमन बन रहा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम 45, 15, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, जो संख्याएं आपस में कॉमन बने, दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं। तो दोनों 3 मिलके क्या हो गया, 1 3 हो गया। ये कॉमन नहीं मिल रहा था फिर भी इसको एक बार लिखेंगे। और क्या, पुनः एक 5 एक बार कॉमन मिल रहा है तो इसको भी यहाँ हम लोग लिख लेंगे, उभयनिष्ठ है। और इसका जब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो यही 45 और 15 का क्या हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा। जैसे 3 त्रिकी 9 और 9 पच्चे 45। तो फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा, 45 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हम लोग भाग विधि से भी समझेंगे, भाग विधि से इनका लॉसो कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, भाग विधि से लॉसो निकालते समय इन दोनों का फैक्टर एक साथ हम निकालते हैं। अभी हम दोनों का फैक्टर अलग अलग निकाल के उनके आपस में जो फैक्टर्स आए हैं, गुणनखंड आए हैं, उसको हम लोगों ने देखा है कि क्या इसमें कॉमन हो रहा है। जो कॉमन हो रहा था उसको एक बार लिखे हैं, जो कॉमन नहीं हो रहा था उसको भी एक बार लिखे हैं। जैसे 3 और 3 दोनों मिल रहे थे तो एक बार लिख लिए, नहीं मिल रहा था फिर भी एक बार लिख लिए, और ये जब मिल रहा था तो ये दोनों मिलके एक हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब भाग विधि से इसको हम लोग समझने वाले हैं। 45 और 15, तो यहाँ लिख लेंगे 45 और 15, 45 और 15 दोनों एक साथ लिख लिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि इन दोनों में सबसे छोटी संख्या से जो कटेगा उसको लिखेंगे। अब मान लो एक संख्या ये 2 से कट रही है और ये संख्या 2 से नहीं कट रही थी, इसको काटेंगे और इसको ऐसे ही यहाँ नोट कर देंगे। लेकिन ये दोनों संख्याएं 2 से नहीं कटने वाली हैं, 3 से कटने वाली हैं, और हमको लग रहा है कि ये दोनों ही 3 से कटेंगी, तो दोनों को काट दिया जाएगा। ये कितने बार में विभाजित होगा, 15 बार में इससे विभाजित होगा, और ये कितने बार में विभाजित होगा, 5 बार में। फिर से देखो, ये तो 5 से कट रहा है लेकिन अभी भी ये 3 से क्या होगा, विभाजित होगा एक बार। तो इसको पुनः 3 से हम लोग क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। कितनी बार में, 5 बार में, और ये भी कितनी बार में हो जाएगा, 5 बार में। अब ये पुनः क्या होगा, 5 से एक बार में विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ इसका आंसर लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं एलसीएम 45 और 15 क्या हो जाएगा। तो ये जितने इसके सामने इसके गुणांक आए होते हैं इसको हम लोग एक ही बार लिख देते हैं, 3 × 3 × 5। और जब इसका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो फिर वही आंसर आ जाता है, 3 त्रिकी 9, 9 पच्चे 45। दोनों से आंसर हम लोग के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लेकिन मेथड दोनों अलग अलग है। पहले मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इस मेथड को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इस मेथड को हम लोग कहते हैं भाग विधि। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मेथड आप लोगों को अलग अलग समझ में आया होगा।
ऐसे ही मान लें अगर कहीं 3 संख्याएं दी हुई हैं तो तीनों का अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे, तीनों में जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिख लेंगे, जो दोनों कॉमन तीनों में नहीं मिलेगा उसको भी एक बार लिख लेंगे और फाइनली आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एलसीएम समझ चुके हैं, एलसीएम की 2 मेथड होते हैं, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। जैसे हम लोगों का लॉसअ 2 मेथड से निकलता है, सेम वैसे एचसीएफ भी मॉसअ भी हमारे 2 मेथड से निकाले जाते हैं, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा क्या होता है, भाग विधि। लेकिन इसके तरीके थोड़े से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इस बार भी हम लोग कोई 2 संख्याएं आपस में ले लेते हैं, जैसे कोई एक संख्या हम मान लिए 45 ही और दूसरा संख्या इस बार हम लोग क्या ले लिए, चलिए 9 ले लेते हैं। दूसरी संख्या क्या ले लेते हैं, 9 और पहली संख्या क्या है, 45 है। अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों संख्याओं का मौसम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, और वो भी दोनों मेथड से अलग अलग, पहले मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरे विधि से भाग विधि से। जैसे एलसीएम दोनों विधियां होती हैं वैसे एचसीएफ में ये दोनों विधियां सेम होती हैं, लेकिन तरीका अलग होता है। जैसे एलसीएम में हम लोग क्या किए थे, जो कॉमन मिल रहा था उसको तो एक बार लिख ही रहे थे, जो कॉमन नहीं मिल रहा था उसको भी एक बार लिख रहे थे। एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन होता है बस उसी को लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको हम लोग छोड़ देते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम लोग यहाँ पहला मेथड पढ़ेंगे तो सबसे पहले पुनः वही काम, दोनों का अलग अलग क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। अब देखिएगा 45 यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले 3 से जाएगा, डिवाइड होगा कितनी बार में, 15 बार में, फिर ये 3 से होगा 5 बार में और फिर ये 5 से हो जाएगा 1 बार में। ये अभी हम लोग करके इसको देखे हैं। अब इसको देख लेते हैं 9 का। 9 का जैसे हम लोग यहाँ करेंगे 9 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब देखिए हमको यहाँ लिखना क्या है, पुनः 45 के सामने इसके जितने भी फैक्टर हैं उसको हम लोग लिख लेंगे 3 × 3 × 5। ठीक वैसे यहाँ 9 के भी सामने हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी फैक्टर हैं उसको लिख लेंगे 3 × 3। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, तो एक 3 कॉमन बन रहा है और एक और 3 कॉमन बन रहा है, 5 कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 45, 9 = 3 × 3। इन दोनों का HCF जब हम निकालेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, यानी फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 9। इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक किस मेथड से हम लोग निकाले हैं, पहले विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। दूसरी विधि को हम लोग देख लेते हैं भाग विधि से। भाग विधि क्या कहती है, इसमें अभी उसके पहले वाले में दोनों को जब एक साथ निकाल देते थे तो वही क्या कहलाता था, एलसीएम के लिए भाग विधि कहलाता था। लेकिन नहीं, इसमें एलसीएम के लिए ये भाग विधि नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग अंदर रख देते हैं और जो छोटी संख्या उससे हम बड़ी वाली संख्या में क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो चलिए भाई भाग लगा दिया जाए, और वो संख्या जिस संख्या से फाइनली संख्या कट जाती है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, वही संख्या उसका कहलाता है मौसम। जैसे 9 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, तो फाइनली ये क्या कहलाएगा, 9 इस संख्या का 45 का क्या कहलाएगा, 9 और 45 का मौसम क्या हो जाएगा। एक संख्या और हम लेके भाग विधि से चेक करते हैं, थोड़ा सा ये और हम लोगों को क्लियर होगा। जैसे हम यहाँ एक ले लेते हैं 16 और 6। 16 और 6 का हम लोगों को चेक करना है भाग विधि से कि इसका मौसम कैसे निकलने वाला है। हम कहें कि जो संख्या छोटी होगी उससे बड़ी वाली संख्या में क्या लगाना है, तो भाग लगाना है। आइए देखा जाए, यहाँ अंदर हम लोगों का 16 रहेगा और बाहर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से कितने बार में भाग जाएगा, 6 × 9 6, 6 दूना 12, 2 बार में ये भाग इससे चला जाएगा 12। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, और अभी 4 हमारा शेष बच रहा है ना, पूरा जैसे एक कट जा रहा था एक कट नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को पुनः यहाँ हम नोट कर देंगे 6। अब 6 में पुनः हम किससे भाग लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, और देखा जाए जब तक ये कट ना जाए और जिस संख्या से फाइनली कटता है वही इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। जैसे अब 4 से जब हम भाग लगाएंगे तो 4 × 9 4, और अभी भी पुनः हमको क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 4 को नोट कर लेंगे, और अब हम देखेंगे तो 2 से 2 बार में 4 क्या होगा, फाइनली विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, यानी इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि फाइनली जिस संख्या से कट जाता है, विभाजित हो जाता है, पूर्ण रूप से शेष नहीं बचता कुछ, वही इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। और इसका आप लोग निकाल के चेक कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, यकीन देखिएगा 2 आ रहा है या नहीं। अब अगला टॉपिक हम लोगों का आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमको क्या समझाना चाहता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक हम कोई संख्या ले लेंगे, जैसे एक संख्या हम यहाँ ले रहे हैं 180। अब देखेंगे इसका कैसे ये लागू होता है, आधारभूत प्रमेय क्या कहना चाहता है। सबसे पहले कहता है कि आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए, अलग अलग इसका क्या कीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए। एक 80 का 180 का आप क्या कीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए 180 का।
तो देखिए सबसे पहले संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी भाई। कितनी बार में, तो 9 दूना 18 और 0 का 0 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 से, 4 दूना 8, 5 दूना 10। फिर ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 एक नम 3, 3 पचे 15। फिर ये किससे कटेगा, 3 से 5 बार में। और फाइनली फिर किससे कटेगा, 5 से 1 बार में। अब ये कह रहा है कि 180 को आप यहाँ लिख लीजिए 180 और इसके बराबर कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग अपने सही मेथड से लिखेंगे। कोई भी संख्या हमको पता है कि जितनी बार आता है गुणा के रूप में उसके ऊपर उतना ही पावर आ जाता है। जैसे x इंटू एक्स हम लोग लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर बन जाता है। वैसे अगर y इंटू वाई लिखते हैं तो ये y पर क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। सेम वैसे ही इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 को बराबर करके 2 बार आया है तो 2 पे पावर 2, 3 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2 और 5 1 बार आया है तो इसको 1 बार। आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमको समझाना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। कहता है किसी भी भाज्य संख्या का जब उसके अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड निकाल लिया जाता है और इसके क्रम को न बदला जाए, जैसे 2 है 2 है 3 है 3 है 5 है, इस हिसाब से रखा जाए, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो हर गुणनखंड जो इसका निकल के आता है, हर फैक्टर जो निकल के आता है, ये अपने आप में एक यूनिक निकल के आता है, अलग निकल के आता है, अद्वितीय निकल के आता है। मतलब उसके जैसा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। फाइनली कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके क्रम को हम लोग न ध्यान दें तो 180 का मात्र और मात्र यही एक गुणनखंड हो सकता है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। ऐसे ही एक संख्या हम लोग और ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे 225 ले लिया जाए। एक संख्या और क्या ले लिया जाए, 225 ले लिया जाए और इसको भी आधारभूत प्रमेय के हिसाब से समझने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे 2 2 5। ये सबसे पहले किससे कट जाएगा, 3 से। ध्यान दीजिएगा 3 सते 21 और 1 बचा 3 पचे 15। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15। फिर ये किससे कट जाएगा, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 एकन्नम 3 नहीं होगा, 3 दूना 6 होगा और 1 बचा। फिर किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और फिर फाइनली 5 से कट जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 2 5 इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 5 और ये फाइनली आ जाएगा इसका आंसर 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि ये आधारभूत प्रमेय हमको ये समझाना चाहता है कि अगर इसके हम क्रम को न ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, तो ये एक अलग हो गया। लेकिन ये आधारभूत प्रमेय बताना क्या चाहता है कि इसके क्रम को न ध्यान दिया जाए तो इसका मात्र और मात्र केवल हमारे पास एक ही फैक्टर अवेलेबल है और इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बताना चाहता है। अब हम लोगों का प्रश्नावली 1.1 शुरू हो गया। पहला सवाल इसका कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये सारे सवाल नीचे दिए हुए हैं, इन सभी को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लगाना है, व्यक्त करना है, दिखाना है। तो इसमें से पहला सवाल तो एकदम बिल्कुल आसान है, बेसिक है, ये भी आसान है। इस सवाल को हम लोग करते हैं, बाकी 1-2 सवाल हम कर दे रहे हैं और बाकी आप लोग कीजिएगा। आइए पहले को ही पहले करके देख लिया जाए। सबसे पहले सवाल को हम यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे सॉल्व। पहले सवाल को सॉल्व किया जाए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। इसको यहाँ लिख लिया जाए 140 140 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया जाए। सबसे पहले किस संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा, कितनी बार में, 70 बार में, 70 दूना 140। फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, कितनी बार में, 35 बार में विभाजित होगा। और फिर ये किससे कटेगा, 5 से, 5 सते 35 और पुनः 7 से 1 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे 140 बराबर जितने इसके फैक्टर आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 और फाइनली आंसर हो जाएगा इसका 2 बार आया है तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें ये सवाल आप लोगों से सोचेगा, एक सवाल इसको हम और बता देते हैं, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। जो नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर आप लोग कमेंट में बताइएगा, पुनः उसका एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे। आइए देखते हैं 38-25, इसका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है सवाल को। तो देखा जाए, सबसे पहले आप ध्यान देंगे ये संख्या आप चेक करते जाएंगे, 2 3 4 5 किससे कटेगा, तो ये संख्या कटेगी किससे, 17 से कटने वाली है। कितनी बार में कटेगा देखते हैं, यहाँ 38 है, 17 कम 17, 17 दूना 34, 2 बार में कटेगा, कितनी बार में, 2 बार में। लेकिन अभी 4 इस 38 में कितना, 4 और रह जाएगा और ये संख्या को कितना बना देगा, 42 बना देगा। फिर 17 दूना 34, 17 दूना 34,
फिर 34 6 40 और 2 8। अभी इस 42 में अब कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और 8 5 पीछे बचा हुआ तो इसको कितना बना देगा, 85 बना देगा, और 17 बचे 85। किससे कितनी बार में कट गया, 17 से कितनी बार में कट गया, ये ध्यान दीजिएगा, 225 बार में ये संख्या कट गया। कैसे हम जान गए, क्योंकि हमको बार बार लगाने से क्या है, पता चल चुका है। आप लोग भी जब इसको बार बार सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संख्या किससे कटेगा। हालांकि ये संख्या 5 से भी कट सकता था ऊपर, लेकिन फिर नीचे आके जो लास्ट फैक्टर हम लोग का बनता है वो 17 से कटता है। अब देख लेते हैं क्या ये 5 से कटेगा, हाँ तो 5 से कट जाएगा। कितनी बार में देखते हैं, 5 चौको 20, 5 चौको 20, अभी इसमें 2 बचा तो 5 25। अब फाइनली फिर 5 से कटेगा कितनी बार में, 9 बार में, 5 9 45। फिर ये कटेगा 3 से 3 बार में, और फिर 3 से कटेगा 1 बार में। अब ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 38 25 बराबर 38 25 बराबर इसके जितने भी फैक्टर आए हैं उनको तो हम लिख देंगे 17 गुणे 5 गुणे 5 3 और 3। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा 17 एक बार आया है, 5 पे 2 बार आया है तो 2 पावर हो जाएगा, और 3 भी 2 बार आया है, 3 पर भी पावर 2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी ये 3 सवाल आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, इसको आप लोग लगा के चेक कीजिएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हम लोग के सामने दे दी गई हैं, 26 और 91, ऐसे करके 3 सवाल बनाए गए हैं, और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अलग अलग क्या कीजिए, एक बार लॉसन निकालिए, एक बार मौसन निकालिए, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग 2 मेथड पढ़े हैं, दोनों के आप लोग किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। और कह रहा है पुनः चेक कीजिए क्या ये दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होते हैं कि नहीं। मतलब कहना क्या चाहता है आप समझिएगा, एक फार्मूला होता है, पहले इस फार्मूले को समझ लिया जाए तब इस सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसो गुणे मौसो। तो इसमें पहली संख्या दिया हुआ है 26 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 91। इसमें कहना क्या चाह रहा है, सवाल हमसे करवाना क्या चाह रहा है, सवाल ये करवाना चाह रहा है कि पहले दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और फिर इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और दोनों वैल्यू आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में करना है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का क्या कर लिया जाए, एलसीएम निकाल लिया जाए और एचसीएफ निकाल लिया जाए। किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई इसमें वरीयता नहीं है कि नहीं इसे ही निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों का हम लोग क्या किया जाए, निकाल लिया जाए, एलसीएम और एचसीएफ 91। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 13 बार में, और फिर 13 से 1 बार में। वैसे ये किससे हो जाएगा, 7 से, 7 एकम 7 और 7 त्रिकी 21, फिर किससे हो जाएगा, 13 से 1 बार में। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम लेने के लिए हम आप लोगों को बताए थे, याद ही होगा, एलसीएम ऑफ 26 और 91 जब इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 26 और इसके सामने 2 × 13, फिर यहाँ 91 आ जाएगा 91 और इसके सामने आ जाएगा 7 × 13। जिसका जोड़ा लगेगा उसको 1 बार, जिसका नहीं लगेगा उसको भी 1 बार। तो फाइनली इसका आंसर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 7 × 13। ठीक है, इसका हम लोग गुणा कर लेंगे इसमें, तो 7 दूना 14, 14 में फिर हम लोग क्या करेंगे, 13 का गुणा कर लेंगे, 14 में क्या करेंगे, 13 का गुणा कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा 3 चौको 12 का 2, वहां से 1 3 एकम 3 और 1 4, फिर इसमें इसका गुणा कर देंगे 4 और इसमें इसका करोगे 1, फाइनली यहाँ जोड़ लोगे 2 4 4 8 और 1 182। आंसर आ गया 182। फिर इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने में क्या हमको पता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वही इसका एचसीएफ हो जाता है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 13, और इसका वो आ गया, एलसीएम आ गया 182। अब देखते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या लॉसो गुणे मौसो, मान रख देते हैं। भाई पहली संख्या क्या है 26 है, ठीक, दूसरी संख्या क्या है
91 है, इक्वल टू बराबर होना चाहिए, लॉसा इसका क्या है 182, तो लिख देते हैं यहाँ 182, और मौसा इसका कितना है 13, तो लिख देते हैं यहाँ पर 13। अब देखते हैं भाई, यहाँ गुणा कर लेते हैं। 91 में 26 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6, 9 में 6 का 6, 9 छके 54 हो जाएगा, फिर 2 1 2, 9 दूना 18, इसको ऐड कर लिया जाए। 6 4 2 8, 6 ये भी हो जाएगा, हासिल 1 2, ठीक है। 6 हो गया, 4 2 6, 5 5 10 3, ठीक, हासिल 1 2, हाँ ठीक। अब इसका चेक कर लिया जाए भाई, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 8 3 की 24 का 4, हासिल 2, 3 1 3, 3 2 5, 2 8 1, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, फिर 5 5 10, 3 13 का 3, हासिल 1 और 2, ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वल टू, मतलब ये सवाल हम लोगों का हो चुका है। सबसे पहले इसका क्या करना है, यहाँ एलसीएम निकाल लेना है, फिर यहाँ एचसीएफ निकाल लेना है। पहली संख्या का मान दिया हुआ है 26, दूसरी संख्या का मान दिया हुआ है 91, एलसीएम इसका आया है 182 और इसका एचसीएफ क्या आया है 13 आया है। दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में करा देना, दोनों इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे सवाल को सॉल्व हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे एक सवाल, ऐसे अब ये दोनों सवाल भी आप लोगों को करना है। इस सवाल को हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकाल के, बाकी आप लोग इसको समझिएगा। आइए इसी तरह इसका हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन रह जाएगा, उसको आप लोग स्वतः कर लीजिएगा। हमको करना कुछ नहीं है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं, नीचे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को लिख दे रहे हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा। हम ऐसे अब निकाल नहीं रहे हैं, आप लोग एलसीएम निकाल के इसका चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ हम एलसीएम लिख दे रहे हैं, एचसीएफ लिख दे रहे हैं और फिर इस फार्मूले पर रख के इसको हम सॉल्व कर दें, क्योंकि पहली संख्या हमको पता ही है 510 है, दूसरी संख्या भी हमको पता है कि 92 है। बस इन दोनों का एलसीएम निकाल के हमको क्या करना है, यहाँ लिख देना है और फिर इसके बाद इसका एचसीएफ निकाल के हमको लिख देना है और उसके बाद इस फार्मूले पर रख देना है। तो इसका एलसीएम आएगा 23,460 और इसका एचसीएफ आएगा 2। जब आप इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम तो आएगा 23,460 और इसका फिर आएगा एचसीएफ 2। तो रख देते हैं फार्मूले पे। पहली संख्या है 510 गुणे 92 और दूसरी संख्या है इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में इक्वल टू हो जाएगा और पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। अब दोनों का एलसीएम हमारे पास है 23,460 इंटू 2। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आ गए तो बराबर है, मतलब सही है, अगर इक्वल नहीं आए तो फिर दिक्कत है, सत्यापित नहीं हो पाएगा हमारा सवाल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 46,920 इक्वल 46,920, यानी ये क्वेश्चन भी हम लगा दिए। आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, दोनों का इतना आएगा, एचसीएफ निकाल लीजिएगा, इतना आएगा, दोनों का गुणा करा दीजिएगा इधर और इधर पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों इक्वल आ जाएंगे। ऐसे ये सवाल आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न को हम लोग करेंगे, बाकी तो होमवर्क रहेगा। इसमें स्पेशल कह दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब इसको हम लोग भाग विधि से नहीं कर सकते हैं, इसको हमको करना ही पड़ेगा किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और इसमें 3 नंबर दे दिए हैं, तीनों संख्याओं को हम लोग देख लेंगे अलग अलग। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के यहाँ फैक्टर निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको पता है कि सबका अलग अलग निकाला जाता है। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 15 का निकाल लेंगे, फिर से 21 का अलग कर लेंगे। देखिए 12 2 से 6 बार में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, ऐसे 3 से होगा 5 बार में, और 3 बचे 15 और 5 से 1, फिर 3 सते 21 और 7 से
एक बार में हो जाएगा। हमको क्या इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 12 और इसके इक्वल टू में 2 2 3 2 2 3, ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे 15 और इसके इक्वल टू होगा 3 × 5, फिर से हम लिखेंगे 21 और इसके इक्वल टू होगा 3 × 7। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 क्या है, इसमें कॉमन है, 3 क्या है, कॉमन है, और कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। तो 3 जब कॉमन है तो एलसीएम लिखते समय एक बार लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 इक्वल टू 2 दो बार लिख लेंगे, 1 2, 2 बार है, कॉमन नहीं है तब भी लिखेंगे। 3 एक बार है ना, तीनों में कॉमन है तो इसको एक बार ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 3 बार लिखेंगे। जो संख्याएं कॉमन हो जाएंगी उसको एक ही बार लिखेंगे। बाकी और बचा क्या, तो 5 और 7, तो इसका हो जाएगा एलसीएम 12, 15, 21, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 5 इंटू 7। हम चाहें तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा, और फिर हम अगर चाहें इसको तो गुणा करके भी लिख सकते हैं, वो तो आप लोग लिख ही सकते हैं, तो फाइनली वो भी आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ऐसे भी छोड़ दें, ये भी हमारा क्या है, आंसर ही है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ये दोनों प्रश्न भी आप लोग कर लेंगे, और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657, मैंने 306 और 657 का मौसो दिया हुआ है 9, दे रहा क्वेश्चन में कि दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका लॉसो ज्ञात कीजिए, एलसीएम 306 और 657 का। तो हम चाहें तो दोनों संख्याओं को दे दिया है, दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, मौसो देने के पीछे का इसका कुछ न कुछ लॉजिक है। मौसो क्यों देता भाई, जब लॉसो निकलवाना था क्वेश्चन का तो केवल ये दोनों संख्या दे देता और कह देता कि लॉसो निकाल के हमको बताइए किसी एक मेथड से, हम 2 मेथड जानते हैं। लेकिन नहीं, जब इसका ये क्या दिया हुआ है, मौसो दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसमें हम लोगों का लगेगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे सॉल्व और देखेंगे क्या तरीका लगेगा। फार्मूला हमको याद ही हो गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। पहली संख्या को मान लेते हैं n1 इंटू दूसरी संख्या को मान लेते हैं n2। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो, ठीक है ना। हमको ये चाहिए, बाकी सब दिया हुआ है, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं और लिख देते हैं एलसीएम इक्वल टू n1 इंटू n2 अपान HCF। अब इसकी वैल्यू रख दिया जाए, n1 का मान हमको यहाँ दिया हुआ है 306, ठीक है, इंटू n2 का मान यहाँ दिया हुआ है 657, ठीक है। दोनों का मौसो का भी मान दिया हुआ है, HCF की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का। देखा कितने आसानी तरीके से, 3 से हमको काट सकते हैं इसको आसानी से, क्योंकि देखें 3 दहा में 30 और 3 दूना 6, 102, और ये हो जाएगा 3 त्रिकी 9, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एक 9, 3 2 बचा, 3 9 27, आ जाएगा 102 इंटू 219। यहाँ समझ में आया होगा, एक बार 3 से इसको काट दिए तो 3 त्रिकी 9 हो गया, और 102 बार में कट गया 306, और इसके बाद 3 से पुनः इसको काट दिए तो कितने बार में कट गया है, 219 बार में कट गया है। इसका जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग गुणा करेंगे आपस में तो गुणनफल आएगा, देख लेते हैं क्या आता है यहाँ, 102 और 219, जब इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 22338, कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा, एलसीएम ऑफ 22338। जब इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो पूछ रहा क्या n का कोई ऐसा मान, अच्छा प्राकृतिक संख्या होगा कि n का मान 1 रखें, जैसे 6 पे पावर यहाँ 1 दिया, n दिया है, तो कह रहा है क्या किसी भी मान के लिए संख्या 0 पे समाप्त होगी, मतलब n का मान 1 रखें तो 6 आ जाएगा। अगर n का मान 2 रखें, n का मान n बराबर 1 रख दिए, n का मान 2 रखेंगे तो 36 आ जाएगा।
ऐसे पूछ रहा है क्या n का कोई ऐसा भी मान है क्या कि ये समाप्त किस पे हो, 0 पे है हो, यहाँ 6 पे समाप्त हो रहा है, यहाँ भी 6 पे समाप्त हो रहा है। तो यही पूछ रहा है कि n का भी ऐसा कोई मान हो सकता है क्या कि ये 0 पे समाप्त हो। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। समझने के लिए आप कोई भी ऐसी संख्या उठा लीजिए जिसके लास्ट में 0 हो। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ 2 संख्या लेते हैं, 10, 20, 30, 50 भी ले लेते हैं एक संख्या। ये सारे संख्याओं में आप देखोगे कि इसके फैक्टर 5 होगा, इसके गुणनखंड के रूप में 5 छुपा हुआ। जैसे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। ऐसे 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। ऐसे 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं, तो 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। यानी सब में कहीं ना कहीं 5 छुपा हुआ है। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि कोई भी ऐसी संख्या जो 0 पे समाप्त हो रही है, जो 0 पे समाप्त हो रही है, चाहे वो क्यों ना 500 हो, क्यों ना 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, जब वो 0 पे समाप्त होगी तो कहीं ना कहीं उसका एक फैक्टर, एक गुणनखंड 5 होगा ही होगा। अगर उसका गुणनखंड 5 नहीं है तो कतई कभी भी वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखें हम ऐसे करेंगे सॉल्व और लिखेंगे 6 पे पावर n इक्वल टू 6 के कितने फैक्टर होंगे, 2 होंगे, 2 इंटू 3 और पावर n। तो हम लिखेंगे यहाँ हिंदी में लिखना है हमको कि 6 के पावर n संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए n के किसी मान के लिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होंगे। सबसे पहले इसको हमको ऐसे सॉल्व में लिखा देना है, दिखा देना कि फैक्टर इसके 2 और 3 हैं, मतलब इसमें कहीं 5 आ ही नहीं रहा। अगर 5 आता तो n के किसी न किसी मान के लिए क्या होता, 0 होता, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो ये संभव है कि 0 इसके कोई भी फैक्टर, मतलब एक संख्या n के किसी भी मान के लिए अंतिम संख्या इसका 0 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि ये नंबर और ये नंबर भाज्य संख्या है क्यों। हमको बताना है कि इस नंबर को फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, और इस नंबर को भी हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। इसमें गुणा करके 5 को जोड़ लेना है और इन तीनों संख्याओं को गुणा करके 13 को जोड़ लेना है। दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग बताना है ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 3 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। एक तो 1 है और एक 3 खुद ही है, मतलब 3 केवल 2 संख्याओं से कटेगा, एक तो 1 से विभाजित होगा और एक 3 से विभाजित होगा। ऐसे अगर 5 हम लिखें तो 5 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 और 5। तो ये सारी संख्याएं क्या है, 5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये दोनों संख्याएं क्या है, आपस में एक अभाज्य संख्या है। लेकिन भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे यहाँ हम ले लिए 4 का एक फैक्टर 1 है, एक 2 है और एक 4 खुद ही है। तो इसके क्या है, ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट रही हो, किसी और संख्या से विभाजित हो रही हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या से और विभाजित ना हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों, तो यानी ये जाहिर सी बात है कि एक और खुद के अलावा किसी न किसी और संख्या से एक क्या होगा, विभाजित होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, भाज्य संख्या कह रहे हैं। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं और दूसरा आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। 7 × 11 × 13 + 13 दोनों जगह है, तो 13 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। ये होगा 7 × 11 + 1। इसको जब हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो होगा 77 + 1। फाइनली आंसर आ जाएगा 13 × 77 = 1 78।
यानी ये दो संख्याओं के गुणा के रूप में आ रहा है, मल्टीप्लाई के रूप में आ रहा है। तो ये संख्या जाहिर सी बात है, जो भी संख्या ये आएगा, ये पहली बात तो 13 से कटेगा, क्योंकि देखो 4 में हम 4 को ऐसे लिख सकते थे 2 गुणे 2 गुणे 1, इसलिए 2 से भी कट रहा था, 4 से भी कट रहा था, 2 दूना 4, और 1 से भी कट रहा था। तो जब इसमें दो गुणात्मक रूप में है तो पहली बात तो ये 13 से कटेगा, दूसरी बात ये किससे कटेगा, 78 से भी कटेगा, तीसरी बात ये किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, और जो दोनों के गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी, मान लेते हैं वो संख्या x आ रही है, उस संख्या से भी कटेगा। तो इसके तमाम फैक्टर आ गए, तो इसलिए हम लिख देंगे कि ये संख्याएं दो संख्या के गुणनफल के रूप में है, तो इसके फैक्टर 2 से अधिक होंगे, इसलिए क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये संख्या एक और स्वयं के अलावा दो संख्याएं से और कट रही हैं, इसलिए ये क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको मिलेगा। 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5, दोनों जगह 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा, 7 6 4 3 2 1 + 1। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई एक संख्या आएगा। देख लेते हैं क्या आ रहा है, 7 × 6 42, 42 में हम लोग पुनः क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 7 × 6 42, 42 में जब हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौको 16। फिर इस 4 में हम लोग किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो 8 × 3 = 24 का 4 हासिल 2, 6 × 3 = 18, 2 20 का 0 हासिल 2, 3 × 1 = 3, 3 2 5, 504। फिर इसमें हम करेंगे 2 का गुणा करेंगे, ध्यान देखिएगा, 2 दूना 4 0, 5 दूना 10। फिर फाइनली 1 का करेंगे तो यही रह जाएगा, और इसमें 1 और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1005। अब ये संख्या भी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ रहा है, यानी ये 5 से भी कटेगा, इस संख्या से भी कटेगा, ये संख्या 1 से भी कटेगा, मतलब इसके 2 से अधिक फैक्टर इसके भी आ गए, इसलिए ये संख्या क्या होगी, ये संख्या भी एक भाज्य संख्या होगी। हमको पता है कि भाज्य संख्या के ही 2 से अधिक फैक्टर आते हैं, बाकी अभाज्य संख्या जितने भी लिखेंगे, मान लें 7 लिख लेते हैं, इसका भी 1 होगा 7 होगा। भाज्य संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं और अभाज्य संख्या के ही केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो इसके 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, और फाइनली यहाँ ये अब हो जाएगा 9। तो ठीक है, यहाँ 5 की जगह आ जाएगा क्या, 9, ठीक है। बाकी मतलब फिर भी लिखना वही है कि इसके क्या है, 2 से अधिक मल्टीपल के रूप में ये संख्या आ रहा है, तो यानी इसके फैक्टर जो होंगे वो 2 से अधिक होंगे, इसलिए क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7, अगला प्रश्न नंबर हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, एक सोनिया और एक रवि, दोनों लोग हैं, और एक वृत्ताकार पथ पे एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, और एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को यही चक्कर पूरा करने में कितना, 12 मिनट लगता है। तो मतलब यहाँ यहीं से रवि और सोनिया दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, मान लें ऐसे इस दिशा में, तो पुनः रवि को यहाँ तक आने में कितने, 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को यहाँ तक आने में 18 मिनट लगते हैं। जब तक रवि यहाँ पहुंचेगा कहीं ना कहीं सोनिया यहाँ होगी, रवि जब तक यहाँ पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं सोनिया यहाँ होगी, क्योंकि इसको यहाँ तक पहुंचने में 18 मिनट लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले बार तो एक ही जगह से शुरू कर दिए, तो कब पुनः ये एक पास पहुंचेंगे, क्योंकि रवि जब तक यहाँ पहुंचेगा सोनिया यहाँ होंगी, जब तक सोनिया यहाँ पहुंचेंगी रवि कहीं यहाँ आ जाएगा। तो एक समय के बाद, कितने समय के बाद, कितने मिनट के बाद पुनः ये लोग क्या करेंगे, इस बिंदु पे मिलेंगे। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, मिनट का अंतराल हो और पूछे कि कब एक पास पहुंचेंगे या फिर कब इनकी दूरी समान होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए देखें हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का भाग विधि से इस बार निकाल लेते हैं। दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे, सिंपल एलसीएम निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 12, ये 2 से कटेगा 9 बार में और ये 6 बार में। पुनः देखें ये 3 से कटेगा, लेकिन ये अभी छोटी संख्या किससे कटेगी, 2 से, तो 9 को ऐसे ही सेम यहाँ नोट कर देंगे नीचे, और ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। फिर 3 से 3 3 9, 3 1 9 3, फिर 3 से 1 बार में, और यही इसका हो जाएगा एलसीएम। यहाँ लिख देंगे एलसीएम
18 और 12 का हो जाएगा 2 2 3 और 3। जब इसका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। तो एलसीएम इसका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 36 मिनट। यानी 36 मिनट के बाद ये क्या करेंगे, रवि और सोनिया पुनः इस वृत्ताकार पथ पे आपस में आके मिलेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।